नमस्कार, मैं डॉक्टर सरवण सैनी। आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे चीन का संविधान। तो चीन के संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करने से पहले चीन के बारे में कुछ सामान्य जानकारियों पर चर्चा करते हैं। आपको पता होगा कि वर्तमान समय में चीन जो है वो विश्व का एक महत्वपूर्ण देश है। चाइना मूलतः एशिया महाद्वीप का देश है, जो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का चौथा बड़ा देश है। और चीन मूलतः एक साम्यवादी देश है। चीन वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में एक सदस्य है, यानी सुरक्षा परिषद में उसको वीटो पावर है वो प्राप्त है। चीन आर्थिक दृष्टि से और सैन्य दृष्टि से भी एक शक्तिशाली राष्ट्र है। अपनी सैन्य क्षमताओं के बूते पर चाइना है वो वर्तमान में अपने आप को विश्व की महाशक्ति होने का दावा है वो करता है। चीन की अर्थव्यवस्था है वो बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है और चीन के द्वारा उत्पादित सामान जो है वो दुनिया के प्रत्येक देश के बाज़ारों में देखने को मिलते हैं। तो बहुत कम समय में बहुत तेज़ गति से जो तरक्की है वो चाइना ने की है, जो कि पूरी दुनिया में देखने लायक है। अब चीन भले ही आज आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली राष्ट्र हो, भले ही वह सैन्य दृष्टि से शक्तिशाली राष्ट्र हो, भले ही वो अपने आप को महाशक्ति मानता हो, लेकिन चीन हमेशा से शक्तिशाली राष्ट्र नहीं रहा। चीन 19वीं शताब्दी तक एक कमज़ोर राष्ट्र हुआ करता था, जिस पर अनेक यूरोपीय शक्तियों ने जो है वो खूब हमले किए, खूब उसको पराजित किया, प्रताड़ित है वो किया। और इतना कमज़ोर था, उसकी कमज़ोरी के आधार पर ही चीन को जो है उस समय पूर्व का रोगी है वो पश्चिम के राष्ट्र है वो कहा करते थे। ब्रिटिश व्यापारी जो है भारत से अफीम ले जाकर वहाँ बेचते थे और अफीम के बदले में सोना चांदी चाइना से लाते थे, जिसके परिणामस्वरूप चाइना की अधिकांश आबादी जो है वो अफीम की आदी हो गई। वहाँ के शासकों ने रोकने का प्रयास किया तो ब्रिटिश सेनाओं ने हमला कर दिया, युद्ध हुआ। उस युद्ध को ही चीन के इतिहास में अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है। और अफीम युद्ध में चीन की करारी पराजय हुई और चीन को काफ़ी अपमानित है वो होना पड़ा। बाद में जापान ने भी जो है चीनियों पर खूब जुल्म ढाए, खूब हमले किए। जापानियों ने भी जो है चीन को खूब अपमानित है वो किया। तो इस प्रकार चीन का जो इतिहास जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। लेकिन 1925 में वहाँ चीन में साम्यवादी दल का गठन हुआ और धीरे धीरे साम्यवादी दल जो है वो वहाँ शक्तिशाली होता गया। बाद में साम्यवादी दल का नेतृत्व है वो वहाँ के बड़े साम्यवादी नेता माओ त्से-तुंग के हाथों में आया और माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी दल वहाँ निरंतर शक्तिशाली होता गया। और अक्टूबर 1949 में माओ के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई और उस साम्यवादी क्रांति के बाद पूरा चीन जो है वो एक साम्यवादी राष्ट्र बनकर उभरा। तो इस प्रकार सोवियत रूस के बाद एक बड़ी जो साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हुई तो वो सोवियत चीन था। चीन क्रांति के बाद रूस का राष्ट्रपति बना और बाद में चीन के लिए एक नए संविधान की रचना हुई और वो संविधान 1954 में चीन में है वो लागू हुआ। बाद में उसमें कुछ संशोधन किए गए, लेकिन 4 दिसंबर 1982 को चीन के उसी संविधान में व्यापक बदलाव कर एक नया संविधान लागू किया गया और यही 82 वाला संविधान जो है वो चीन में वर्तमान समय तक है वो लागू है। तो वर्तमान में अपन जो चीन का संविधान पढ़ते हैं वो संविधान 1982 में लागू किया गया संविधान है। तो आइए अब चर्चा करते हैं चीन के इस वर्तमान संविधान की प्रमुख विशेषताएं। चीन के संविधान की पहली जो विशेषता है वो है कि ये लिखित है और संक्षिप्त है। चीन का संविधान पूरी तरह से लिखित है और संक्षिप्त भी है।
इस संविधान में एक प्रस्तावना है और 138 अनुच्छेद है। चीन के संविधान की जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वह है कठोर संविधान, यानी चीन का संविधान है वो एक कठोर संविधान माना जाता है। और कठोर संविधान उस संविधान को माना जाता है जिसमें संशोधन करने की प्रक्रिया कठिन हो। चीन के संविधान में भी चूँकि संशोधन करने की प्रक्रिया कठिन है, इसीलिए चीन के संविधान को कठोर संविधान है वो माना जाता है। अगली विशेषता है जनवादी गणतंत्र, यानी चीन के संविधान के द्वारा वहाँ जनवादी गणतंत्र की स्थापना की गई है, जिसका अर्थ यह है कि चीन की संप्रभुता वहाँ की जनता में निहित है और चीन का राष्ट्राध्यक्ष होता है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। चीन के संविधान के अनुच्छेद 2 में जनवादी गणतंत्र का उल्लेख है वो किया गया है। चीन के संविधान की अगली विशेषता है लोकतांत्रिक केंद्रवाद। लोकतंत्र और केंद्रवाद जो है वो दोनों परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां हैं, क्योंकि लोकतंत्र सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करता है और केंद्रवाद सत्ता के केंद्रीकरण की बात करता है। लेकिन चीन के संविधान में इन दोनों विरोधी प्रवृत्तियों का एक साथ समन्वय किया गया है। वहाँ लोकतांत्रिक केंद्रवाद की स्थापना की गई है। इसका अर्थ ये है कि वहाँ शासक चुनने का अधिकार तो पूरी जनता को है, लेकिन शासन की सभी शक्तियाँ जनता के द्वारा चुने गए उन शासकों में केंद्रित है वो होती है। अगली विशेषता है एकात्मक शासन प्रणाली। चीन दुनिया का एक बड़ा देश है और प्राय बड़े देशों में एकात्मक शासन के बजाय संघात्मक शासन प्रणालियाँ अपनाई जाती हैं और छोटे देशों में एकात्मक शासन प्रणाली अपनाई जाती है। लेकिन चीन में बड़ा राष्ट्र होने के बावजूद भी वहाँ एकात्मक शासन की स्थापना है वो की गई है और वहाँ की शासन की संपूर्ण शक्तियाँ एक ही केंद्रीय सरकार में केंद्रित है वो की गई। अगली विशेषता है चीन के संविधान की, वो है केंद्रीय सैनिक आयोग। चीन में राष्ट्रीय सेना को नेतृत्व प्रदान करने के लिए वहाँ एक केंद्रीय सैनिक आयोग बनाया गया है और यह आयोग सेना से संबंधित समस्त गतिविधियों का संचालन करता है। यह सैन्य आयोग जो है वो चीन के संविधान की अपनी एक अनोखी विशेषता है। अगली विशेषता जो है वो है लोकतांत्रिक तानाशाही। चीन के संविधान का जो निर्माण है वो कार्ल मार्क्स के विचारों के अनुसार किया गया है, इसलिए वहाँ लोकतांत्रिक तानाशाही की स्थापना की गई है, जिसका अर्थ ये है कि शासकों का चयन तो लोकतांत्रिक तरीकों से जनता के द्वारा किया जाएगा, लेकिन उनके चयन के बाद उनकी तानाशाही है वो स्थापित होगी। इसी कारण चीन की व्यवस्था को एक तानाशाही और फांसीवादी व्यवस्था के रूप में वो जाना जाता है। अगली जो विशेषता है चीन के संविधान की वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो चूँकि चीन के संपूर्ण संविधान का निर्माण जो है वो समाजवादी विचारधारा के आधार पर किया गया है, इसलिए वहाँ का संपूर्ण आर्थिक जो ढांचा है वो समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। तो मूलतः चीन की जो पहचान है वो एक समाजवादी राष्ट्र की है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में चीन ने अपनी समाजवादी विचारधारा के स्थान पर जो पूंजीवादी विचारधारा की ओर कदम है वो बढ़ाए हैं। तो वर्तमान चीन की जो अर्थव्यवस्था है उसको देखकर ये कह सकते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था है वो विशुद्ध रूप से समाजवादी न होकर वर्तमान में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो बन गई, क्योंकि उसमें समाजवाद के साथ साथ कुछ पूंजीवादी तत्वों का भी समावेश है वो किया गया है। कुछ मामलों में निजीकरण को भी वहाँ स्वीकार किया गया है। निजीकरण जो है वो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक लक्षण है। अब अगली जो विशेषता है वो है एकदलीय व्यवस्था। जिन शासन प्रणालियों में एक ही राजनीतिक दल को सक्रिय होने का अधिकार प्राप्त होता है वही व्यवस्था एकदलीय कहलाती है।
और प्राय देखा जाता है कि साम्यवादी व्यवस्थाओं में एक दल को ही सक्रिय होने का अधिकार प्राप्त होता है और चाइना में भी एक ही दल मुख्यतः सक्रिय है और उस दल का नाम है साम्यवादी दल। चीन की संपूर्ण व्यवस्था में सर्वाधिक प्रभावकारी भूमिका जो है वो साम्यवादी दल की होती है। साम्यवादी दल का ही वहाँ संपूर्ण व्यवस्थाओं पर, चाहे संसद हो, सरकार हो, सेना हो, न्यायपालिका हो, सब पर साम्यवादी दल का ही नियंत्रण होता है। चीन की संपूर्ण शासन प्रणाली का संचालन जो है वो साम्यवादी दल के निर्देशों के अनुसार ही है वो होता है। तो इस प्रकार चूंकि चीन की संपूर्ण व्यवस्था पर एक ही दल का प्रभुत्व है, इसलिए चीन की दल प्रणाली को एक दलीय व्यवस्थाओं की श्रेणी में रखा जाता है। और अब आखिरी जो विशेषता है वो है नागरिक अधिकार। चूँकि चीन में तानाशाही व्यवस्था की स्थापना की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ नागरिकों को भी अनेक प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार वहाँ प्रदान किए गए। लेकिन नागरिकों को दिए गए जो अधिकार हैं ये वहाँ साम्यवादी विचारधारा के अधीन है। कोई भी व्यक्ति साम्यवादी विचारधारा के विरुद्ध जाकर अधिकारों की मांग वहाँ नहीं कर सकता और कोई भी इस तरह की मांगें जो कि वहाँ की संपूर्ण समाजवादी व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती हो, इस तरह की मांगे हैं या इस तरह के राजनीतिक अधिकारों की मांग लोग नहीं कर सकते। यानी समाजवादी विचारधारा के आलोक में ही नागरिकों को वहाँ अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं वो प्रदान की गई।